अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करें एक मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 वर एज अंडर या एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40% फिक्स्ड, selling and distribution overhead 60% fixed. Other information is as follows. During the year, 12,000 units were produced. Opening and closing stocks were 4,000 and 3,000 units respectively. Fixed overheads cost per unit is based on normal capacity, which is 15,000 units. Overhead costs have increased by 10% over the previous year, and raw material and labor by 5%. The company uses FIFO method for costing its inventory. ए में बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो कुछ वर्किंग्स मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ टाइम दूंगा जिसपे आप इसको ट्राई करना, और फिर मैं आप लोगों के साथ जो है इसको सॉल्व करूँगा। कुछ हद तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट सोल्ड कितने होंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड। तो इस हिसाब से हमारा जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो 4,000 है। प्रोडक्शन या जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो 12,000 है, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो 3,000 है। ओपनिंग स्टॉक 4,000 है, 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है और 3,000 यूनिट्स है वो क्लोजिंग स्टॉक पे है। तो इसका मतलब मेरे जो यूनिट्स सोल्ड होंगे ना वो है 13,000 यूनिट्स। ये एक वर्किंग हो गई। इसके बाद एक और वर्किंग मैं कर देता हूँ, वो है स्टॉक की वैल्यू की। देखिए, कंपनी फीफो मेथड यूज़ करती है। फीफो जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो चीज़ें पहले बनाई हैं वो पहले बिकेंगी और जो बाद में बनाई हैं वो बाद में बिकेंगी। अब ये आपके पास साल 2013 की इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास साल 2013 की इंफॉर्मेशन है। आपका जो साल 2013 का ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी कि ये 4,000 यूनिट्स, ये किस साल में बने होंगे? आपका साल 2013 का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो यूनिट्स कब मैन्युफैक्चर हुए होंगे? 2012 में। बिल्कुल सही, 2012 में मैन्युफैक्चर हुए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 2012 में मैन्युफैक्चर हुए होंगे तो आप दो वर्किंग्स कर लो, एक 2013 एक 2012, और ये मैं स्टॉक वैल्यू की बात करता हूँ, स्टॉक वैल्यू की। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। 2013 में एक यूनिट पर 630 का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, और 2013 में एक यूनिट पर जो डायरेक्ट लेबर लगता है वो 189 का लगता है। ये दिया हुआ सवाल में। 2013 के जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, के जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, सवाल में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल 220 है और 40% फिक्स्ड है, यानी कि 60% वेरिएबल है, तो 220 का 60%। ठीक है, तो 132 है। और अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 951 क्या है?
stock value as per marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कंसिडर किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड किया जाता है। तो ये सारे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात भी साथ में पढ़ो, लिखा हुआ है ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10% over the previous year and raw material and labor by 5%. Overhead costs have increased by 10% over the previous year and raw material and labor by 5%. तो इसका मतलब पिछले साल मेरी मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? 630 को किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई? 630 जो है वो 5% के इंक्रीज के बाद है ना। पिछले साल जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, इस साल की रॉ मटेरियल कॉस्ट 5% ज़्यादा है। तो 630 को यानी कि इस साल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट को किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2012 पे आने के लिए? नहीं, 95% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 105 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें रिवर्स वर्किंग करनी होती है तो हम 105 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 वाली चीज़ इस साल 105 की हो गई है। 630 जो है वो 5% ज़्यादा वाली वैल्यू है। 630 जो है वो 5% ज़्यादा वाली वैल्यू है, यानी कि अगर 100 रुपये वैल्यू थी 2012 में, तो 630 जो है वो 105 रुपये है। तो 105 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जब रिवर्स में जाना होगा तो हम 105 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अब लेबर की वैल्यू बताओ। डायरेक्ट लेबर अभी 189 ना, क्या करेंगे, किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई? हाँ भाई, किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई? हाँ तो बताओ आंसर क्या आएगा? एक 105 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई 180 आएगा। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स जो है उसमें 10% का इंक्रीज आया। देखो, वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10%। तो इसके लिए हम 132 को 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 900। ये स्टॉक वैल्यू एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग है। अच्छा, स्टॉक वैल्यू एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालने के लिए क्या ऐड करना होगा इसमें, बताओ? स्टॉक वैल्यू एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या ऐड करना होगा? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने होंगे। जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक में वैल्यू का डिफरेंस होता है वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का डिफरेंस होता है। तो बताओ क्या बनेगा, क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट?
क्या करेंगे बताओ? देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स 220 में 40% फिक्स्ड है, तो 220 का 40% ले लेते हैं, कितना होता है? 220 का 40% कितना बनता है? 88। और पिछले साल की वैल्यू निकालने के लिए 110 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। पिछले साल की वैल्यू निकालने के लिए 110 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 10% का इम्पैक्ट रिवर्स करेंगे। तो क्या आता है आंसर बताओ? 80। तो ये हमारी वैल्यू हो गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं? अब हम मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आएगा। सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 13,000 यूनिट्स बेच रहे हैं हम, और एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं सवाल के हिसाब से? सवाल में लिखा हुआ है एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 1,600 रुपये होगी, तो 13,000 यूनिट्स इंटू 1,600 रुपये, ये कुछ 208 समथिंग बनता है। ठीक है, इसके बाद इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 4,000 यूनिट्स है। एक यूनिट की क्या वैल्यू होगी? 900 रुपये, क्योंकि ये यूनिट्स 2012 में बनाए होंगे। तो 4,000 यूनिट्स की 900 रुपये के हिसाब से क्या वैल्यू बनती है? $3.6 मिलियन। फिर आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और ये यूनिट्स इसी साल प्रोड्यूस किए होंगे। 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और ये यूनिट्स इसी साल प्रोड्यूस किए होंगे, तो 12,000 इंटू 951 कितना आता है? बिल्कुल 11,412,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 3,000 यूनिट्स हैं। बताओ इन ये यूनिट्स कौन से वाले होंगे? 951 वाले और या 900 वाले, और क्या लॉजिक होगी? फीफो, तो 951 वाले होंगे, इस साल वाले यूनिट्स बिके नहीं होंगे। तो ये हमारे पास नेट क्या बन जाता है? ये हमारे पास 1,2,1,1,2,159,000 बनता। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे आती है? 13,000 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी? 165 का 40%।
सवाल में लिखा हुआ है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट 165 होती है और उसका 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। तो वेरिएबल वाला हिस्सा निकालने के लिए मैंने 13,000 यूनिट्स को 165 इंटू 40% से मल्टीप्लाई किया। कितना आता है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे आती है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए 165 का 40% लिया क्योंकि 40% वेरिएबल अमाउंट था। तो 13,000 इंटू 165 का 40% 858,000 आ रहा है। सही है। सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो मेरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 7,783,000 होगी। इसमें से फिर मैं लेस कर दूंगा अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। एक फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक आपकी फिक्स्ड, एक तो आपकी फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक आपकी फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी? 220 का 40%, 220 का 40%, 220 का 40% इंटू 0.3 में लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ 15,000 यूनिट्स। 220 का 40% इंटू 15,000, 220 का 40% इंटू 15,000, 220 का 40% इंटू 15,000। और फिक्स सेलिंग कॉस्ट कैसे आएगी? 13,000 यूनिट्स इंटू 165 का 60%। 13,000 यूनिट्स इंटू 165 का 60%। 13,000 यूनिट्स इंटू 165 का 60%। तो फाइनली हमारी जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो आ जाएगी। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो है 5176,000। ठीक है, ये मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग कर लिया। आगे बढ़ूं, एब्जॉर्प्शन पर बढ़ूं। अच्छा जी, अब हम करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आएगा। सेल रेवेन्यू का तरीका सेम होगा। 13,000 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट 1,600 का बेचा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी 13,000 इंटू 1,600 बनेगा। 13,000 इंटू 1,600 जो है वो बन जाता है आपका टोटल 208,000,000। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इस पे ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू होगी? ओपनिंग स्टॉक के 4,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट की जो वैल्यू होगी 2012 के हिसाब से 980 होगी। तो 4,000 इंटू 980 जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की वैल्यू होगी। 4,000 इंटू 980, फिर आएगी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्या वैल्यू होगी? एक यूनिट इस साल प्रोड्यूस होता है तो 1039 की वैल्यू है और आपने 12,000 यूनिट्स बनाए। तो 1039 एक यूनिट की वैल्यू इंटू 12,000,
ये प्रोडक्शन के यूनिट्स की वैल्यू है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 3000 यूनिट्स है, वो इस साल की वैल्यू पर मेजर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा इसको नेट करते कितना आता है, 13271 समथिंग आता है। अच्छा, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो हमें अंडर स्लैश ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स भी देखने होते हैं। ठीक है, अंडर स्लैश ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स भी देखने होते हैं। तो अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड कैसे आते हैं, ओ ए आर इंटू एक्चुअल यूनिट्स। अप्लाइड ओवरहेड्स आते हैं ओ ए आर इंटू एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस किए वो 12,000 है, और ओ ए आर जो है वो 220 का 40% है। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो हमें अंडर ओवर अप्लाइड भी देखना होता है। अगर मैं अप्लाइड कैलकुलेट करूं तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई ओ ए आर, यानी कि एक्चुअल यूनिट्स इंटू ओ ए आर जो है वो 220 का 40% है। 220 के प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 40% फिक्स्ड है। कितना बनता है एब्जॉर्ब, ठीक है। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स हमें सवाल में नहीं दिए हुए, तो जितने मेरे बजटेड होंगे ना उतने ही मेरे एक्चुअल होंगे, यानी कि 15,000 इंटू 220 की पावर 220 का 40%। ठीक है, अगर किसी सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स ना दिए हुए हो तो बजटेड ओवरहेड्स ही आपके एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं। अब ये आपके पास 264,000 का अंडर अप्लाइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर अप्लाइड है, इसको हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सेवन टू सिक्स फाइव ट्रिपल ज़ीरो। इसके बाद हम लेस कर देंगे अपनी सारी की सारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, और वो जो है वो एक यूनिट की 165 है, और आप 13,000 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हो, तो 13,000 इंटू 165। तो आपके पास नेट प्रॉफिट क्या आता है, आपका जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो बन रहा है 5120,000। ठीक है, इसमें कोई मसला,
अच्छा, प्रॉफिट की रिकन्सिलिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन। उसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है हमारा 5120,000 लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, एड फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक, और इससे आना चाहिए प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब प्रॉफिट एज क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लेंगे और वो लेस होगा, तो इसका और इसका डिफरेंस लिया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस लेंगे, वो ऐड होगा, और ऐसा करने से मेरे पास देखो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग वाली अमाउंट आ रही है। काइंडली इसको अच्छे से देखकर मुझे कंफर्मेशन दे दो, मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट देता हूँ, देखकर मुझे बताओ सारी चीज़ें क्लियर है। हाँ भाई, आराम से देख लो, कोई कंफ्यूजन? देखो, एक्चुअल ओवरहेड से 1320,000 के, और अप्लाई किया था 1056,000, तो 264,000 का अंडर अप्लाइड है, यानी कि जो एक्सपेंस था उससे मैंने कम रिकॉर्ड किया। जब अंडर अप्लाइड होता है ना, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स रेवेन्यू में से उसको माइनस करता हूँ। अंडर अप्लाइड का मतलब ये कम चार्ज किया, तो कम चार्ज किया है और एक्सपेंस ज़्यादा था तो हमें माइनस करना पड़ेगा। चलो, इसकी मैं रिकॉर्डिंग अब अपलोड करता हूँ, हाथ के हाथ काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।